हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी व मैथ्स एंड रीजनिंग। जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन है गोदावरी, ऑप्शन बी पेरियार, ऑप्शन सी कृष्णा या ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कावेरी। तो दक्षिण की गंगा के नाम से दोस्तों कावेरी नदी को जाना जाता है। अब बात आई है दोस्तों कावेरी नदी की। तो कावेरी नदी की अगर हम चर्चा करें तो कावेरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? कावेरी नदी का उद्गम होता है पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट में जो ब्रह्मगिरी पर्वत है वहां से कावेरी नदी का उद्गम होता है। और अगर इसकी समागम की बात करें तो इसका समागम होता है बंगाल की खाड़ी में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ यहाँ पर गोदावरी नदी हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो गोदावरी नदी को भी एक अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से? वृद्ध गंगा के नाम से। वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। अब इसी के साथ दो अन्य नदियां भी हमें यहाँ पर दी हैं, जिनमें हमें दिया है पेरियार। तो पेरियार किस राज्य की प्रमुख नदी है दोस्तों? पेरियार केरल राज्य की एक प्रमुख नदी है, जिसके नाम पर केरल में एक नेशनल पार्क और एक झील भी स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यही है दोस्तों कावेरी नदी। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कावेरी नदी की। तो इस पर दो प्रमुख बांध है। वह कौन कौन से दोस्तों? तो दो प्रमुख बांध में पहला बांध है शिव समुद्रम बांध। यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है दोस्तों कि शिव समुद्रम बांध किस नदी पर है? तो वह कावेरी नदी पर है। इसी के साथ दूसरी प्रमुख परियोजना है कावेरी की मैट्टूर परियोजना। तो मैट्टूर बांध या मैट्टूर परियोजना भी कावेरी नदी पर है। अब दोस्तों शिव समुद्रम परियोजना किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक राज्य में है। और अगर मैट्टूर परियोजना की बात करें तो यह किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु राज्य में है। तो यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सरिस्का बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। ये दोस्तों सरिस्का नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में स्थित है। अब यहाँ पर बात आई है दोस्तों राजस्थान की। तो राजस्थान आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का राज्य है। पहले नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है राजस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसी के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है दोस्तों? वह है मध्य प्रदेश। तीसरा सबसे बड़ा राज्य अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो वह है महाराष्ट्र दोस्तों। यह लिस्ट परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है, तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए नाथुला दर्रा, ऑप्शन बी बारालाचा दर्रा, ऑप्शन सी मंगशाधुरा दर्रा या ऑप्शन डी बोमडीला दर्रा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगशाधुरा दर्रा। तो दोस्तों जो मंगशाधुरा दर्रा है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसी के साथ उत्तराखंड में दो प्रमुख और दर्रे हैं, जिनमें है पहला प्रमुख दर्रा है नीति दर्रा और दूसरा प्रमुख दर्रा है आना दर्रा। ये दो दर्रे भी आपको ध्यान रखना है मंगशाधुरा दर्रे के साथ साथ। अब इसके साथ हमें यहाँ पर ऑप्शन में कुछ अन्य दर्रे भी दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तो इनके विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर है नाथुला दर्रा। यह किस राज्य में है दोस्तों? यह है सिक्किम राज्य में। अब बारालाचा दर्रा किस राज्य में है? तो बारालाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। इसी के साथ जो बोमडीला दर्रा है यह किस राज्य में है दोस्तों? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो यह थे दोस्तों कुछ प्रमुख दर्रे। यही है मंगशाधुरा दर्रा जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसी के साथ हमने उत्तराखंड के दो प्रमुख दर्रे भी देखे हैं दोस्तों। कौन कौन से? एक नीति दर्रा और एक माना दर्रा। तो यह दो दर्रे भी आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था। तो बंगाल के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। सन 1905 में बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसके लिए जिम्मेदार लॉर्ड कर्जन था। अब यहाँ पर कुछ अन्य जो हमें नाम दिए हैं दोस्तों, इनके विषय में अगर देखें तो लॉर्ड मेयो के काल में दोस्तों पहली जनगणना हुई थी। पहली जनगणना किसने कराई थी दोस्तों? यह क्वेश्चन परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो पहली जो जनगणना थी वह कराई थी लॉर्ड मेयो ने। और यदि हमसे यही पूछा जाए कि पहली सुव्यवस्थित जनगणना किसके काल में कराई गई थी, तो पहली सुव्यवस्थित जनगणना या आधिकारिक जनगणना
किसके शासन काल में कराई गई थी दोस्तों? यह कराई गई थी लॉर्ड रिपन के काल में। तो यह दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यदि आपसे पहली जनगणना पूछी जाए जो हुई थी सन 1872 में, जो कि आधिकारिक तौर पर नहीं हुई थी, परंतु अगर आपसे आधिकारिक तौर पर पूछा जाए कि पहली जनगणना कब हुई थी तो वह हुई थी सन 1881 में। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग कौन थे दोस्तों? यह थे भारत के पहले वायसराय। ये दोस्तों लॉर्ड कर्जन, इनके द्वारा बंगाल का विभाजन करवाया गया था। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बेदरा का युद्ध की सन हमसे पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1764, ऑप्शन बी 1759, ऑप्शन सी 1761 या ऑप्शन डी 1760। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1759। तो बेदरा का युद्ध हुआ था दोस्तों, वह सन 1759 में हुआ था और यह ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें ब्रिटिश सेना विजय रही थी। इसी के साथ हमें यहाँ पर कुछ अन्य भी हमें दिए गए हैं, जिनके विषय में अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया है 1761। 1761 में हुआ था दोस्तों ऐतिहासिक पानीपत का तृतीय युद्ध। जो पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, वह 1761 में लड़ा गया था और यह किसके मध्य लड़ा गया था दोस्तों? तो यह अफगान और मराठों के बीच लड़ा गया था। इसी के साथ 1764 की अगर बात करें तो 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों? 1764 में बक्सर का युद्ध। इसी के साथ 1760 की अगर बात करें तो 1760 में हुआ था वांडी वाश का युद्ध। वांडी वाश का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो वांडी वाश का युद्ध हुआ था 1760 में। तो यह भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1759। 1759 में ही बेदरा का युद्ध लड़ा गया था डचों और अंग्रेजों के मध्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माय माता डैश राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। जो माय माता नृत्य है दोस्तों, वह त्रिपुरा राज्य के कलोई समुदाय का एक प्रमुख नृत्य है। तो यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना। इसी के साथ त्रिपुरा के विषय में अगर चर्चा करें तो त्रिपुरा में 2 अभयारण्य दोस्तों जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो हमारा पहला अभयारण्य अगर हम देखें त्रिपुरा का तो वह है सेपाही जाला अभयारण्य। तो सेपाही जाला अभयारण्य त्रिपुरा राज्य में स्थित है। इसी के साथ दूसरा प्रमुख अभयारण्य है त्रिपुरा का तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य। तो ये 2 इंपॉर्टेंट अभयारण्य आपको ध्यान में रखना है जो त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। अब इसी के साथ इस सेपाही जाला अभयारण्य की एक विशेषता है दोस्तों कि यहाँ पर 150 प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। इसीलिए यह अभयारण्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, सेपाही जाला अभयारण्य। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति निम्न में से कौन सी है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए बीबी का मकबरा, ऑप्शन बी जीनत उल मस्जिद, ऑप्शन सी परी महल या ऑप्शन डी इलाहाबाद महल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीबी का मकबरा। तो जो ताजमहल की कृति है दोस्तों, उसी को देखकर उसकी प्रतिकृति के रूप में बीबी का मकबरा बनवाया गया था। और अगर पूछा जाए कि यह मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था, तो जो औरंगजेब का पुत्र था आजम शाह, उसके द्वारा यह बीबी का मकबरा तैयार किया गया था। और यह किसकी याद में बनवाया था दोस्तों? इसने अपनी माँ की याद में इस बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया था। और इसकी माँ का नाम अगर पूछा जाए या औरंगजेब की पत्नी का नाम अगर पूछा जाए तो उसका नाम था दिलरास बानो बेगम। तो औरंगजेब की पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? दिलरास बानो बेगम, जिसकी याद में बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया था आजम शाह ने। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यह है दोस्तों बीबी का मकबरा। अब यदि हमसे पूछा जाए कि यह किस राज्य में स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। और महाराष्ट्र में भी अगर हमसे स्थान पूछा जाए तो महाराष्ट्र में यह औरंगाबाद जिले में स्थित है। अब वर्तमान में दोस्तों औरंगाबाद का नाम बदल चुका है। तो इसका नया नाम क्या हो गया है दोस्तों? इसका नया नाम है छत्रपति संभाजी नगर। तो औरंगाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया है दोस्तों? छत्रपति संभाजी नगर। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? चंबल किस नदी की सहायक नदी है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गंगा या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यमुना। तो जो चंबल नदी है वह यमुना की सहायक नदी है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों चंबल रिवर
अब यदि हम चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो इसे प्राचीन समय में चरमावती के नाम से जाना जाता था और इसके कई उपनाम है दोस्तों। इसे कहा जाता है रेंगती हुई मौत। तो रेंगती हुई मौत के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब रेंगती हुई मौत क्यों कहा जाता है इस नदी को दोस्तों? यह नदी दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में मृदा का अपरदन करती है, इसी कारण इस नदी को रेंगती हुई मौत कहा जाता है। अब इसी के साथ यदि हम चंबल के विषय में और चर्चा करें तो चंबल नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश का जो इंदौर जिला है वहाँ की जानापाव पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी से दोस्तों? जानापाव पहाड़ी से। और इसके अगर समागम की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। तो इसका उद्गम होता है दोस्तों मध्य प्रदेश के जानापाव में और इसका समागम होता है उत्तर प्रदेश में। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिकेट्स और रतौंधी क्रमशः डैश और डैश की कमी से कारण होते हैं। तो हमसे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है दोस्तों कि रिकेट्स और रतौंधी किन विटामिन की कमी से होते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए विटामिन ई और विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी या विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन बी1 या विटामिन सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन डी और विटामिन ए। तो दोस्तों रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है और अगर रतौंधी की बात करें तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। अब रतौंधी आंख से संबंधित रोग है दोस्तों जो विटामिन ए की कमी से होता है। और अगर विटामिन ए के हम रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। यह परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है दोस्तों। इसी के साथ विटामिन डी से जो होने वाला रोग है वह है रिकेट्स, जिनमें अस्थियां हमारी टेढ़ी होने लगती हैं। यह प्रायः मुख्यतः बच्चों में यह रोग पाया जाता है दोस्तों। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ विटामिन डी की अगर रासायनिक नाम की अगर हम चर्चा करें तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। तो ये हो गए दोस्तों दोनों विटामिन के रासायनिक नाम। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उगादि निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। तो जो उगादि त्योहार है वह आंध्र प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। इसी के साथ हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश की अभी वर्तमान राजधानी है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नवीनतम राजधानी है दोस्तों। अब आंध्र प्रदेश के बारे में अगर और देखें तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य, भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? वह है आंध्र प्रदेश। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना था दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था तेलंगाना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।